गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। तो सबसे पहले इसके प्रश्न उत्तर हम याद करने जा रहे हैं। देखिए प्रश्न उत्तर आप समझिए। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला खालिस्तान है पवन, खालिस्तान वायु है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? पवन जो है बहती हुई वायु है, तो इसमें आ जाएगा बहती हुई वायु है, ठीक है ना। पवन बहती वायु है। दूसरा खालिस्तान देखिए, पवन पृथ्वी के खालिस्तान तापन के कारण उत्पन्न होती है। जो पवन होती है ना, बहती वायु, वो किसके कारण उत्पन्न होती है? वो पृथ्वी के असमान तापन के कारण, असमान तापन के कारण। कोई क्षेत्र तो पृथ्वी का ज़्यादा गर्म हो जाता है, कहीं कम गर्म होता है, जिससे हवाएं चलती हैं, पवन चलती है। तो पवन पृथ्वी के असमान तापन, तो इस खालिस्तान में क्या आ जाएगा? असमान आ जाएगा। असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है। चलिए तीसरे के ऊपर चलते हैं हम। पृथ्वी की सतह के निकट खालिस्तान वायु ऊपर उठती है। पृथ्वी की सतह के निकट जो गर्म वायु होती है ना, वो ऊपर उठती है, गर्म वायु ऊपर उठती है, जबकि खालिस्तान वायु नीचे आती है। और ठंडी वायु कहाँ आती है? नीचे आती है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऊपर वाले में गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु नीचे आती है। हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है, ठीक है। चौथा खालिस्तान देखिए, वायु खालिस्तान दाब के क्षेत्र से खालिस्तान दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। तो इसका क्या आ जाएगा? देखना, उच्च से निम्न। तो इसमें क्या आ जाएगा? वायु उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की तरफ गति करती है। जिस क्षेत्र में ज़्यादा दाब है, ज़्यादा दबाव है, वहाँ से वायु कम दाब की तरफ चली जाती है। तो असमान तापमान होने से दबाव कम ज़्यादा हो जाएगा और उस दाब के अंतर के कारण ही वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए 2 विधियां बताइए। कोई स्थान दिया गया है, वहां पर पवन की गति की दिशा, की हवा किस दिशा में चल रही है, उसको पता लगाने के लिए 2 विधियां आपको बतानी है। देखिए, किसी धागे को नीचे की तरफ लटकाकर उसकी उड़ने वाले की दिशा द्वारा हम वायु के बहने की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। कोई धागा आप नीचे की तरफ लटका दीजिए, जिस तरफ धागा जाएगा उस तरफ हवा की गति होगी, वायु की गति होगी। दूसरा क्या है? मुट्ठी में रेत भरकर उसे नीचे गिराएं। रेत जिस दिशा में उड़ता है वही वायु की दिशा है। मुट्ठी में थोड़ा रेत भर लीजिए और उस रेत को आप उड़ाओगे, छोड़ोगे, तो जिस दिशा में वायु गति करती है उसी दिशा में वो उड़ती है। इस प्रकार हम वायु की दिशा का पता लगा सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर हम चलते हैं। ऐसे कोई 2 अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है। बताइए प्रिय विद्यार्थियों, क्या वायु दाब डालती है? यदि डालती है तो ऐसे कोई अनुभव आपको बताने हैं। चलिए पहला देखिए, किसी गुब्बारे में अधिक वायु भरने पर वह फट जाता है। इससे पता चलता है कि वायु ने गुब्बारे की झिल्ली पर दबाव डाला है। अब गुब्बारे में हवा भरते रहेंगे तो क्या करेगा? हवा गुब्बारे को फाड़ देगी, गुब्बारा फट जाएगा, क्योंकि वायु क्या डालता है? गुब्बारे के ऊपर दाब डालता है। दूसरा, साइकिल की ट्यूब में हवा भरने पर वह फूल जाती है। ये एक अन्य उदाहरण है जो वायु दाब को दर्शाती है। गुब्बारे में हवा डालेंगे वो फूल जाएगा और ज़्यादा डालेंगे तो फट जाएगा। इसी प्रकार साइकिल की टायर में भी हवा डालते गए तो वो भी फट जाता है। तो ये दोनों अनुभव हमें बताते हैं कि वायु सतह के ऊपर दाब डालती है। प्रश्न नंबर 4 पर अब हम चलते हैं। आप एक भवन खरीदना चाहते हैं। क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हों लेकिन रोशनदान न हों? कारण बताइए। खिड़कियां तो हैं उस भवन में लेकिन रोशनदान नहीं है, तो क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे? तो इसका उत्तर देखिए आप। हम ऐसा भवन खरीदना नहीं चाहेंगे। हम ऐसा भवन बिल्कुल भी खरीदना नहीं चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हों लेकिन रोशनदान न हों, क्योंकि रोशनदान कमरे की गर्म हवा को बाहर निकलने में सहायता करते हैं। यदि कमरे में रोशनदान नहीं होंगे तो कमरे की गर्म हवा कमरे में ही रह जाएगी और कमरा गर्म हो जाएगा। रोशनदान ताज़ी हवा को कमरे में प्रवेश भी कराते हैं। तो हमें ऐसा मकान खरीदना चाहिए जिसमें रोशनदान हो और खिड़कियां भी हों,
जिसमें रोशनदान नहीं है तो वो मकान हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि रोशनदान क्या करते हैं, ताज़ा हवा को कमरे के अंदर लाने का प्रयास करते हैं और लाते हैं, और गर्म हवा को कमरे से वो बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इसलिए रोशनदान मकान के अंदर होने बहुत ही ज़रूरी हैं, और इससे दिन के समय में रोशनी भी कमरे के अंदर आती है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर अब चलते हैं हम। समझाइए कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पटों में छिद्र क्यों किए जाते हैं। आपने गलियों में कुछ पोस्टर वगैरह लगे हुए देखे होंगे, जिन्हें बैनर या धातु की चादर से जो बने होते हैं, तो उनमें छेद किए जाते हैं। ये इस प्रकार के बनाए जाते हैं और इनके ऊपर नाम लिखा जाता है किसी की ऐड करने के लिए, तो इनमें छोटे छोटे छिद्र कर देते हैं इस प्रकार। तो बताइए ये छिद्र क्यों किए जाते हैं। ये छिद्र इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जब तेज़ हवा चलेगी तो इसको अपने साथ उड़ा ले आएगी। अगर इसमें छिद्र हैं तो हवा, तेज़ हवा इनके अंदर से निकल जाएगी और इसके ऊपर दबाव कम डालेगी और ये फटने से बच जाएगा। इसका उत्तर देखिए आप। कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र किए जाते हैं ताकि हवा इन छिद्रों में से आसानी से प्रवाहित हो सके, आसानी से इन छिद्रों में से हवा बाहर जा सके। इन बैनरों और चादरों पर वायु दाब कम हो सके, वायु दाब इन बैनरों और चादरों पर कम लगे ताकि ये अधिक दिनों तक बने रहें। ठीक है, तो अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इनमें छिद्र कर दिए जाते हैं ताकि वायु कम दाब डाले और तेज़ आंधी या हवा चलने पर ये ना फटें। प्रश्न नंबर 6 पर हम चलते हैं। यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। आप जहां कहीं भी रहते हों, गांव के अंदर या शहर के अंदर, यदि वहां चक्रवात आ जाए तो आपके जो आसपास पड़ोसी रह रहे हैं उनकी सहायता आप कैसे करोगे। इसका उत्तर देखिए। यदि हमारे क्षेत्र में चक्रवात आ जाए तो हम अपने पास पड़ोसियों को निम्नलिखित बातों से आगाह कराकर उनकी सहायता कर सकते हैं। पहला देखिए, ऐसे जल को पीने के लिए उपयोग न करें जो संदूषित हो। चक्रवात आने पर जो जल संदूषित हो चुका है, ख़राब हो चुका है, उसको पीने में उपयोग में न लाएं। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण करें। तो पीने वाला जो पानी है, पेयजल है, उसका संग्रहण आप कर लेंगे, उस जल को आप इकट्ठा कर लेंगे, और जो जिसमें धूल मिट्टी गिर गई है उस जल का सेवन आप ना करें और ना ही करने दें। दूसरा, गीले स्विच और खंभों से टूटकर गिर गए बिजली के तारों को न छुएं। गीला स्विच आपके घर के अंदर और जो खंभे से तार टूटकर अगर बिजली के गिर भी गए हैं चक्रवात से, तो उनको छूने का यत्न कतई भी ना करें और ना किसी को करने दें। तीसरा, बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव न डालें। जो बचाव दल होता है, जैसे हम पुलिस के पास 100 नंबर पर फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस के लिए इसी प्रकार हम फ़ोन करते हैं, सहायता सामग्री के लिए हम फ़ोन करते हैं, तो बचाव दल आता है। तो बचाव दल अगर मांग सारी की सारी हमारी पूरी ना कर पाए तो उसके ऊपर भी दबाव न डालें। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं सभी के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें। आपके आसपास जो भी पड़ोसी है या आपका कोई मित्र है, तो इस संकट की घड़ी में आपको उसको सहायता ज़रूर देनी चाहिए, उसको सहयोग ज़रूर देना चाहिए, चाहे वो आपसे कितना ही दूरी क्यों ना बनाए रखे। अगर वो आपका पड़ोसी है, आपके नज़दीक है, तो उसकी सहायता करने का आपका फ़र्ज़ बनता है। एक जीव की रक्षा करना एक जीव का फ़र्ज़ होता है। प्रश्न नंबर 7 पर हम चलते हैं। चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है। अब ये घोषणा हो जाए कि चक्रवात आने वाला है, तो उस समय उस स्थिति से निपटने के लिए आप पहले से ही कोई योजना तैयार करेंगे, तो कौन सी योजना तैयार करने की आपको आवश्यकता है। इसका उत्तर देखिए। चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से कई योजनाएं निम्नलिखित हैं। चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा। सभी को पूर्वानुमान और चेतावनी यानी कि सभी को बता दिया जाएगा कि चक्रवात इस समय आने वाला है। सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तिरोगामी संचार व्यवस्था। टीवी के अंदर, रेडियो के अंदर, अखबार के अंदर जो भी बिल्कुल तिरोगामी संचार है, जो सूचना पहुंचाने का काम करते हैं टीवी के अंदर जैसे,
तो सभी जगह पर वहाँ उपस्थित जो संकट के समय में, जो संकट के क्षेत्र में जो लोग उपस्थित हैं, उनको सूचना दे दी जाती है। और चक्रवात वहाँ पर सरकारी संस्था हैं, समुद्र तट हैं, मछुआरे हैं, जल पोते हैं या फिर आम जनता है, तो उनको चेतावनी देकर उनको बोल दिया जाता है कि आप सुरक्षित जगह पर जाने का कष्ट करें। और सरकार भी उनको सहयोग देने लग जाती है और ले जाने का कष्ट करती है। तो हमें सभी लोगों को पहले से ही जागरूक कर देना चाहिए कि चक्रवात आने वाला है इस समय, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। सभी जो है फर्स्ट एड बॉक्स, जो दवाई गोलियों का जो बॉक्स होता है, आपके स्कूल में भी होता है फर्स्ट एड बॉक्स, वो तैयार रखें, वो संभाल कर रखें। कोई घटना घट जाए तो उस समय हम उपचार कर सकें। ज़रूरी सामान है उसकी पैकिंग कर लें तथा लोगों को जागरूक करें कि डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इससे निपटने की आवश्यकता है। इस स्थिति से हमें निपटना है और आगे आना है, और ज़रूरतमंद लोगों की हमें मदद करनी है। जहाँ पर संकट की स्थिति है या चक्रवात ज़्यादा आने वाला है, उन लोगों को किसी दूसरे स्थान पर भी हम ले जा सकते हैं, इस प्रकार सहयोग कर सकते हैं। तो इन सभी योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? चेन्नई, बेंगलुरु, अमृतसर, पुरी। चेन्नई के अंदर चक्रवात आने की संभावना बहुत ही कम है, वहाँ पर संभावना नहीं होती, क्योंकि चक्रवात ऐसे क्षेत्रों में आते हैं जो समुद्र के निकट या वहाँ का तापमान में काफ़ी ज़्यादा असमानता हो। लेकिन चेन्नई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर चक्रवात आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है या बिल्कुल कम है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही है? सही और गलत बताना है। शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, तो ये बिल्कुल ही शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। इन चारों में से पहले वाला बिल्कुल सही है, बाकी तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, जब शीतकाल होती है, सर्दी होती है, तो जो पवन होती है वो थल से सागर की ओर बहती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, थल से सागर। थल क्या होता है? ज़मीन, या आप कह सकते हैं ज़मीन से जल की तरफ, या आप कह सकते हैं थल से सागर की ओर बहती है। ठीक है, आप कुछ अन्य प्रश्न दिए हुए हैं जो पाठ के अंदर पूछे गए हैं, उनको भी आप अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। देखिए, पहेली ये समझ नहीं पा रही है, पहेली कोई लड़की है, वो ये समझ नहीं पा रही है कि पवन की दिशा ठीक उत्तर दक्षिण क्यों नहीं है, कि जो पवन की दिशा है वो उत्तर से दक्षिण क्यों नहीं है। देखिए उत्तर, पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, लेकिन दिशा में यह परिवर्तन केवल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। तो दिशा ठीक उत्तर दक्षिण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। अब प्रश्न नंबर, अन्य प्रश्न में 2 का प्रश्न हम देखते हैं। भूजो कोई पढ़ने वाला है इस पाठ के अंदर, ये भी नाम है। ये जानने को उत्सुक है कि पवन धाराएं हमारे लिए क्या करती हैं। जो पवन की जो धाराएं हैं, वायु की जो गति है, धारा बन जाती हैं, हवा की धाराएं, वो हमारे लिए क्या करती हैं। देखिए इसका उत्तर, पवन धाराएं मौसम में परिवर्तन लाती हैं। ये क्या करती हैं? मौसम में परिवर्तन लाती हैं। समुद्रों से आने वाली पवन हमारे साथ अपने साथ जलवाष्प लाती हैं। जो समुद्र से उड़कर आती है ना हवाएं, वो अपने साथ जलवाष्प यानी कि जल की बूंदें जो भाप में बदल जाती हैं गर्म होने पर, वो उस हवा के साथ उड़कर आ जाती हैं। तो समुद्रों से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। तो हवाएं क्या करती हैं? मौसम में परिवर्तन लाती हैं, और बारिश जो होती है, वर्षा जो होती है, वो भी हवाओं की धाराओं की वजह से ही होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। अधिक वर्षा से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के नाम लिखिए। बाढ़, फसल का खराब होना, तड़ित, झंझा और चक्रवात। ये वो समस्याएं हैं जो अधिक वर्षा से उत्पन्न हो सकती हैं। चक्रवात बन सकता है अधिक वर्षा से, बाढ़ आ सकती है, फसल भी खराब हो जाएगी, और तड़ित, झंझा, ये सभी वो घटनाएं हैं जो अधिक वर्षा से उत्पन्न हो सकती हैं और हमारे लिए समस्या पैदा कर सकती हैं। प्रश्न नंबर 4 पर हम चलते हैं। क्या वाष्प के द्रव में संघनित होने पर यह ऊष्मा वापस
मिल जाती है, इसके समर्थन में क्या आप कोई अनुभव बता सकते हैं? अब वाष्प है, वाष्प जैसे पानी जो है वो हवा के अंदर किस रूप में होता है? वाष्प के रूप में होता है, जिसे जल वाष्प भी कहा जाता है। अब ये संघनित होकर किस में बदल जाएगा? बूंद में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? बूंद में। संघनित होना क्या होता है? संघनित होना होता है जल की भाप का जल में बदलना, बूंद में बदलना, संघनन कहलाता है। तो ये वाष्प जो है द्रव में बदलता है ना संघनित होने पर, तो ऊष्मा क्या वापस मिल जाती है? क्या ऊष्मा हमें वापस मिल जाती है? इस समर्थन में आप कोई अनुभव बताइए। हाँ, वाष्प के द्रव में संघनित होने पर यह ऊष्मा वापस मिल जाती है। उदाहरण के लिए बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे बादल बनता है ना, तो बादल बनने से पहले जो जल होता है समुद्रों के अंदर, नदियों में, वो वायुमंडल से ऊष्मा लेता है, जैसे सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा लेगा और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव में परिवर्तित होता है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। और जब यही जल वाष्प से पुनः ऊपर जब बादल बनता है ना, द्रव के रूप में, द्रव में बदलता है, जब बूंदों के रूप में बदलता है, जब ये भाप जो होती है ना, जल वाष्प जो होता है, ये बूंदों के रूप में बदलता है, तो ये ऊष्मा पुनः वायुमंडल में छोड़ देता है, निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर जाती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। तो इस प्रकार आसपास की वायु गर्म हो जाएगी और गर्म वायु ऊपर की तरफ जाएगी, जिससे वायु दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझते हैं कि जो ऊष्मा ये वापस छोड़ देता है जब ये जल वाष्प से बूंदों में बदलता है। ठीक है, तो इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर हमने याद कर लिए हैं। इस पाठ को आप पढ़ लेंगे और इन प्रश्नों को समझकर आप याद करेंगे। 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।